अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत पूरी तरह से मुतहर्रिक है और अब ये तरमीम कब तक आएगी, इसमें कौन कौन सी तरामीम पिछले मुसव्वदे से ड्रॉप होगी और नई तरामीम कौन कौन सी शामिल की जा रही है और इसका असल मकसद है क्या, इस पर और मजीद कुछ सवाल से बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो बताइएगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अब तरमीम कब आ रही है और पिछले मुसव्वदे से कौन कौन सी तरामीम ड्रॉप कर रहे हैं और नई तरामीम कौन कौन सी शामिल की जा रही है? जहाँ तक का आईनी तरमीम का सवाल है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि जिस काम के लिए हम वहाँ भेजे गए हैं वो काम उस तरीके से नहीं हो रहा। जहाँ तक हमारा अदालती निज़ाम है, वहाँ तो कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जुडिशल रिफॉर्म ज़रूरी है। मैं बाज़ाब्ता खुद इसका पर्सनली मेरा इस हवाले से एक्सपीरियंस रहा है कि अपने नाना का केस में कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस में मैं 45 ईयर्स इंतज़ार करना पड़ा इंसाफ मिलने के लिए या फैसला मिलने के लिए। जहाँ तक बहुत से ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हमारा एक्सपीरियंस है, मगर आम शहरी भी इस चीज़ का, इस नुकसान का शिकार हुए हैं कि ना सिर्फ हमारा अदालती निज़ाम बहुत सुस्त है, बहुत आहिस्ता चलता है, मगर साथ साथ एवर सिंस दी पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी या जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जैसे इसको आपने देखना है जब इफ्तिखार चौधरी साहब का ज़माना से, तो हमारा जो अदालत है, चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, उनका जो 184(3) के मुताबिक जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, जो सिर्फ 15% उनका केसेस बनते हैं, मगर 90% उनका टाइम लेते हैं। लेकिन बिलावल साहब, आईनी तरमीम के लिए एक हमेशा बड़ी ब्रॉडर लेवल पर डेलिब्रेशंस होती हैं, डिबेट होती है। जब भी इस्लाहात की बात होती है या तरामीम की बात होती है, 18वीं आईनी तरमीम पर 381 आवर्स डिबेट हुई थी। एक आमर ज़ियाउल हक ने 8वीं आईनी तरमीम पर 41 दिन डिबेट की थी। लेकिन ये कौन सी इस्लाहात थी, ये कौन सी तरमीम थी कि जिस पे ना कोई डिबेट हो रही है, अरकान पार्लियामेंट तक को नहीं पता कि मुसव्वदे में क्या है और खुफिया तरीके से हो रहा है और बहुत जल्दबाजी में हो रहा था? जहाँ तक इस आइन के कंटेंट, आइन साजी के कंटेंट्स के हवाले से, तो मैंने अपना आधा केस तो आपके सामने रख दिया। जहाँ तक प्रोसेस के सवाल है, आप बिल्कुल तनकीद करें प्रोसेस पे, मगर जब हमने 18वीं तरमीम को इतना ही दिन, आप जो कह रहे हैं, हमने इस पे बहस भी किया, कमेटी से हमने 2 तिहाई से ने 3/3 मेजॉरिटी से साथ पास करवाया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अदालत ने वो आईनी तरमीम को माना? वो आईनी तरमीम में जो हमने अदालत के हवाले से रिफॉर्म्स पेश किए, क्या वो माने? एक नुक्ते पे एतराज हुआ था पार्लिमानी कमेटी के हवाले से, बाकी तो तमाम तकरीबन मान ली गई थी। ये पार्लिमान का फैसला, आइन में लिखा है 2 तिहाई। शरीयत आइन में कहीं नहीं लिखा है कि मैं 10 साल इस पे बात करूं या 15 साल इस पे बात करूं, मैं किसी से इजाजत मांगू। पार्लिमान का फैसला उनको मानना चाहिए था। ज़ियाउल हक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो तो मजाक है। जनरल ज़ियाउल हक का पार्लियामेंट का क्या इख्तियार था? अदालत को उसको रोकना चाहिए था, कहना चाहिए था तू आमिर नहीं की। अगर आप मुशर्रफ के दौर की बात करते हो, तो यही अदालत ने कहा, एक जज ने कहा, जज ने मुशर्रफ को ये इख्तियार अदालत से दिलवाया कि आमिर साहब, आपके पास ये इख्तियार है कि आप आइन में तरमीम लेकर आए। तो अगर हम कह रहे हैं कि आइन में तरमीम होना चाहिए, मैं आज से किसी जल्दसाजी में, मेरा उर्दू कमजोर है, आप ये जल्दी का जो बात किया जा रहा है, ये उजलत की बात किया जा रहा है, we've been waiting since 2006। जी बिल्कुल, आर्टिकल 8 की तरमीम जो वो सजेस्ट कर रहे थे, आर्टिकल 51 पे जो वो सजेस्ट कर रहे थे, बाकी चीजों पे आप डिबेट करें। आपने अगर 15 साल और डिबेट करना है, आप डिबेट करें, मगर जब आईनी ये चार्टर डेमोक्रेसी की ये 2 नुकात जिस पे आज से नहीं कब से कंसेंसस है, उस पे मेरा ख्याल जितना डिबेट अब हो रहा है
ये आज से नहीं, बहुत सालों से हो रहा है। ये मेरे मंशूर का हिस्सा है, 2024 का मंशूर का हिस्सा है। लेकिन बिलावल साहब, जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, उसमें तासुर एक ये बना कि ये फर्द वाहिद का रास्ता रोकने के लिए शायद हो रहा है, शायद ये मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए हो रहा है, शायद ये इसलिए और हो रहा है कि 25 अक्टूबर को चूंकि काजी फाइज ईसा साहब ने रिटायर हो जाना है, उससे पहले पहले ये सब कुछ कर लिया जाए और अगर आईनी अदालत बनती है तो उसके चीफ जस्टिस भी काजी फाइज ईसा साहब को लगा दिया जाए। क्या ये तासुर दुरुस्त है या गलत? आप इसे थैंक यू सामिर भाई, यही तो मसला है हमारा अदालत में। ये क्या बात है पर्सनालिटीज का, पर्सन स्पेसिफिक वाला निजाम, ये बात ही क्यों हो रहा है? ये इसलिए ये बात हो रहा है कि हमारा अदालत को ए वन मैन शो इफ्तिखार चौधरी ने बनाया। मुझे वन मैन शो भी कोई एतराज ना होता अगर वो वन मैन शो आईन, कानून और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते, मगर वो डैम्स बना रहे थे, वो पकोड़े और टमाटर की कीमत अदा कर रहे थे, वो हमारे शहर कराची के इमारतें तरवा रहे थे। ये अदालत का काम बना हुआ है और मेरा जिम्मेदारी है बहैसियत एक सियासतदान जिसका मंशूर पे ये मौजूद था, जिस पे मैं ये इलेक्शन लड़ा, कि हर वक्त मैं ये कोशिश करूं कि ये मुमकिन हो। आपका ख्वाहिश हो सकता है, ख्वाहिश हमारा ऑपोजिशन के ये मेंबर्स पे ये प्रोसेस को हम मजीद लंबा खींचे। मैं समझता हूं कि वी आर ऑलरेडी लेट, ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था। जहां तक आपके पर्सन स्पेसिफिक सवाल है, मैं किसी और का बात नहीं कर सकता, मैं अपना बात तो कर सकता हूं। हम किसी पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट के हक में नहीं है, हम किसी पर्सन स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो या हमारा ऑपोजिशन की तरफ से हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल नॉट सपोर्ट। यानी इन तरमीम के नतीजे में मंसूर अली शाह साहब जो है उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना जो है वो इस रास्ते में रुकावट, ये तरमीम नहीं बनेगी, वही होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैंने पहले भी कहा है कि वही बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा बिलावल साहब, ये बताएं कि आर्टिकल 8 के हवाले से भी जरा क्लैरिटी आ जाए तो बेहतर है कि क्या फंडामेंटल राइट से मुतल्लिक तरमीम की जा रही है, नहीं की जा रही, और दूसरा जो फौजी अदालतों का मामला है, पीपल्स पार्टी क्या चाहेगी कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो? आर्टिकल 8 की तो सिर्फ बात नहीं हो रहा था, आर्टिकल 8 में आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रहा था। जी हाँ, मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम के लिए, जैसे माजी में आपने APS के बाद 23rd अमेंडमेंट, आई थिंक 23rd अमेंडमेंट था जो आप लेकर आए थे। गिवन जो सिक्योरिटी हालात है पाकिस्तान में, हुकूमत का बिल्कुल एक ऐसा तजवीज़ था कि आर्टिकल 8 का तरमीम अपनी जगह, कि एक ऐसा तरमीम लेकर आए जिससे हम इन दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स बना सकें। इसलिए जो कन्विक्शन रेट है हमारे दहशतगर्दी के हवाले से, जो भी गिरफ्तार होते हैं जिनके खिलाफ वो केस चलाते हैं, चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो या किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट का दहशतगर्दी हो, वो उनके पास वो कन्विक्शन रेट नहीं है। एंड कोई इस बात पे एतराज़ भी नहीं कर सकता है कि इस वक्त मुल्क का जो दहशतगर्दी का सूरत हाल है वो बहुत खौफनाक होता जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो असूली तौर पे हमेशा मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत करती आ रही है, और इस मौके पे भी मैंने हुकूमत को ये कायद किया इस बात पे कि आप इस तरमीम के साथ तो बिल्कुल नया मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम की प्रपोजल ना लेकर आए, मगर जो बिगड़ती हुई सियासी दहशतगर्दी की सूरत हाल है उस पर अब लाजमी है कि हम हमारा जॉइंट सेशंस ऑफ पार्लियामेंट्स को के थ्रू एक ब्रीफिंग हमें दिलवा दे कि हालात क्या है मुल्क में। इलेक्टेड नुमाइंदे हैं हुकूमत के या ऑपोजिशन के, उनसे आप इनपुट ले लें और उस बुनियाद पे आप आगे जाके फैसला करें कि किस किस्म का ऑपरेशन करना चाहिए या किस किस्म का रिफॉर्म्स लेकर आना चाहिए। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स दहशतगर्दों के लिए, उस पे माजी में भी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में साथ दिया, तो आज भी उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के बुनियाद पे फैसला किया जा सकता है। इस आइन के साथ हमने
वो तजवीज़ नहीं माना। तो बिलावल साहब ये बताएं कि कल से एक वो चली हुई कंट्रोवर्सी कामरान मुर्तज़ा साहब वाली, कल आपके इंटरव्यू के बाद फिर वो एक चैनल पर अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि मैं अपने एक एक लफ्ज़ पर कायम हूँ कि वो काले लिफाफे में से मुसवदा निकाला गया, उसमें आर्टिकल 8 की बात की गई, मजबूरी की बात की गई। वो फिर से कायम है अपनी बात के ऊपर। क्या राब्ता नहीं हो पाया उनसे दोबारा? I don't want to get into now what Kamran Murtaza Saab has said or not said. अब मैं वो अब उस कमरा में मैं तो सिर्फ अकेला नहीं था और जी ना जी। ही मैं इन गलत बयानबाजी या पता नहीं क्या इन बयानबाजी की वजह से जो मेरा 3 नस्लों का रिश्ता है JUIF के साथ, और जिस तरीके से हम, चाहे वो आइन साजी हो, चाहे वो कानून साजी हो, चाहे हम अपोजिशन और जमहूरी हुकूमत में दूसरी साइड से बैठे हो, हमारा एक ताल्लुक है, जी। एक साथ रहा है, जो कि शायद उतना इल्म ना हो कामरान मुर्तज़ा साहब को इस जी चीज़ हाँ। के। तो सर ये बताएं कि सर जो कल स्पीकर्स ने खत लिखे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मखसूस नशिस्तों के हवाले से और जो एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई उस हवाले से, क्या अब 2/3 अक्सरियत हुकूमत की आपको लग रहा है कि मैनेज हो जाएगी मौलाना फजल रहमान के बगैर ही? I don't think that that's to do with any of these जो रिजर्व सीट के एक सवाल की बात है। मुझे जो आज की डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में इतना टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितना मुझे आईनी अदालत का और दूसरे का। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई उस पर, जहाँ तक मेरा लास्ट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन या मैथ जो हम करने जा रहे थे संडे पे या व्हाटएवर, और उन हालात में चाहिए अगर ये सीट्स PTI की तरफ जाते भी से, वो हमारा 2/3 मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और जो हमारे हमायती हैं उनके साथ, दैट वुडंट अफेक्ट दैट आउटकम। तो आज के जो टेक्निकलिटीज हैं मुझे इतना उनके बारे में। बिलावल साहब आपने बात की थी कि पर्सन स्पेसिफिक आपने जिक्र किया, आपने COD की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के अंदर भी ये चीज़ शामिल है और मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अंदर भी ये बात शामिल है कि नैब को ख़त्म करना है, लेकिन उसी नैब के रिमांड में जो है वो इजाफा किया जा रहा है। शायद इसका मकसद जो है यहाँ पे भी पर्सन स्पेसिफिक ही ये लग रही है तरमीम जो आपने रिसेंटली की थी कि कायदी नंबर 804 को ताकि मजीद जेल में रखा जा सके। जहाँ तक नैब रिफॉर्म्स की बात है वो तो बिल्कुल चार्टर डेमोक्रेसी का हिस्सा है। कमेटी पार्लियामान में बना फॉर अ ब्रॉडर कंसेंसस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ मैंने खुद ये बात उठाई। मैंने सिर्फ जुडिशल रिफॉर्म्स पे बात नहीं की, मैंने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात की, मैंने नैब रिफॉर्म्स की बात की। ऑब्वियसली हमें 2/3 अक्सरियत नहीं चाहिए, मगर मिनिमम कंसेंसस तो चाहिए होगा इस पे। जो भी रिफॉर्म्स हुकूमत करवा रहे हैं उसका सारा फायदा खान साहब को हुआ है, शायद वो जितना भी आप उससे तनकीद करे, वो जो कानून हुकूमत लेकर आया है वो इतना ड्रकोनियन तो नहीं है जितना खान साहब का दौर में था, और खान साहब तो चाहता था कि ये मजीद ड्रकोनियन हो जाए। खान साहब तो नैब का सबसे बड़ा हमायती था, तो PTI का तो मंशूर में कभी नहीं रहा कि नैब को खत्म करे। तो मेरा मंशूर में हमेशा से रहा है, मैं आज भी उस पॉइंट को उठाता रहता हूँ हर मौके पे, हर फोरम पे। मगर अगर PTI का खुद अपना मौक़िफ़ ये रहा है कि ये सही निज़ाम है, और अगर नून लीग का इतना दिलचस्पी नहीं है इस वक्त कि इसमें तरमीम लेकर आए, तो तरमीम नहीं होगा इस पे। जहाँ कंसेंसस बन सकता है, जो इससे ज्यादा जरूरी काम है वो अदालती रिफॉर्म्स है, और वो इसलिए कि अगर नैब में भी कोई इंसानी हकूक या सियासी इंतकाम का कारोबार हो रहा है तो वो हमारा अदालत ने इस चीज को सेट करना है। और मुझे मालूम है कि जब मेरे वालिद को बगैर सजा सारा 11 साल जेल में रखा गया, तो इन्हीं अदालतों ने, वही जज साहिबान जो बाद में बने हीरोज और चैंपियन, वो ही ये केसेस चलाते थे। तो जब तक आप जो इशू का जड़ है उसका हल नहीं करते हैं, अब जो भी तब्दीली लेकर आए नैब रिफॉर्म्स में, उसका फायदा तब होगा जब हमारा अदालती निज़ाम दुरुस्त हो। तो बिलावल साहब, ये आईनी अदालत की आपने बात की, आईनी अदालत बन जाने के बाद जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, ये सिर्फ महदूद हो जाएगी ना सिविल एंड क्रिमिनल केसेस तक? जहाँ तक मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है,
आप जो कह रहे हैं ना, मैं सिर्फ पे एतराज कर रहा हूं। इनका काम ही यही है, हमारा अदालतों का काम ही यही है कि इंसाफ पाकिस्तान के अवाम को दो। मुझे जो 50 साल इंतजार करना पड़ा वो साबिक वजीर आजम के लिए, उसी साबिक वजीर आजम की बेटी के इंसाफ के लिए अभी तक मुंतजिर हूं। पर आम आदमी को मैं 2 दिन पहले देख रहा था कि एक खातून ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विरासत का हक दिलवाया 48 ईयर्स लेटर। काम इनका ये है इंसाफ देना, कर वो कुछ और रहे हैं। जिस वजह से उनको ये जॉब दिया है वो ये कि आपने हमारे जो दहशतगर्द है उनको सजा दिलवाना है, जो कातिल है उनको सजा दिलवाना है, जो चोर है उसको सजा दिलवाना है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा अदालती निजाम का फोकस not only now, it's not about any specific chief justice. ये आप माजी किसी का चीफ जस्टिस का भी दौर देखे तो हमारा अदालती निजाम की एक जो बुनियादी वजह है कि एक निजाम नहीं चल रहा है वो ये कि इन्होंने ज्यादा सियासी केसेस को फोकस किया और आम आदमियों को वो रिलीफ नहीं मिल सका। जब सुप्रीम कोर्ट अपना असल काम में आ जाएगा तो फौर ही आम आदमी को वो रिलीफ महसूस करेंगे कि उनका क्रिमिनल मैटर्स में, बाकी मैटर्स में ज्यादा तेजी से, इसलिए वो 15% केसेस जो 90% थे वो नहीं होंगे, उनको उसमें इंसाफ मिल। तो बिलावल साहब, आज जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून के अंदर भी ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की गई है, चीफ जस्टिस को एम्पावर कर दिया गया है, ये रोजमर्रा अमूर के अंदर भी छेड़छाड़ की जा रही है, ये कोई इस्लाहात तो नहीं है। पहले जब नून लीग के या हुकूमत के पसंदीदा चीफ जस्टिस नहीं थे बंदियाल साहब, उनको कमजोर करने के लिए कमेटी बना दी गई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाकर। अब मौजूदा चीफ जस्टिस को ताकतवर बनाने के लिए उस कमेटी के अंदर जो है मजीद तरमीम कर दी गई है कि वो तीसरा जज अपनी मर्जी का ले सकते हैं। अगेन ये एक टेक्निकलिटी है जिसका मुझे आप वो जो रेलेवेंट वजीर है लेकिन साहब ब्रॉडर मेरा सवाल इस पे ये है कि रूटीन मैटर्स में जो है वो इंटरफेरेंस गवर्नमेंट कर रही है। इसमें तो बिल्कुल इंटरफेयर करे या ना करे वो तो अलग डिबेट है, मगर पॉइंट ये है कि पीटीआई का मौक़िफ़ क्या था। पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि ये कानून होना ही नहीं चाहिए। ये कानून नहीं होता तो हालात क्या होते हैं आज हम वो तो नहीं, हुकूमत ने ऐसे ऑर्डिनेंस, तो आप मुझे डिटेल्स बताए अगर मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसे तो कानून नहीं लेकर आए जिससे हमने वो कमेटी ही खत्म कर दी। आज भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज ही ये फैसला करेंगे ना सारे। इसमें आई डोंट अंडरस्टैंड कि पीटीआई का क्या इख्तलाफ हो सकता है, जबकि पीटीआई का मौक़िफ़ ही ये रहा है कि रोस्टर का अथॉरिटी तो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के साथ होना चाहिए। बिलावल साहब, आपने तहरीक इंसाफ की बात की, तो तहरीक इंसाफ कल जलसा करने जा रही है लाहौर के अंदर। पीटीआई का ये शिकवा है कि हमें आज़ादी से जलसा नहीं करने दिया जा रहा, इस्लामाबाद में भी रुकावटें थी, यहाँ भी रुकावटें डाली जा रही हैं। एक सियासी जमात का क्या हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी की जगह पर इज्तिमा कर सके, सियासी एक्टिविटी कर सके, जमहूरी अंदाज से वो एहतजाज करे, वो प्रोटेस्ट करे? आपको याद होगा पीटीआई के दौर में हमने तो बेतहाशा जलसे किए, लेकिन किसी एक जलसा का पीटीआई ने हमें इजाज़त नहीं दी, ना उनका एडमिनिस्ट्रेशन ने। हमने वो इजाज़त अदालत से ली। जब हम इजाज़तें लेते थे तो आपको याद होगा मेरा जो फाउंडेशन डे का जलसा था मुल्तान में, जिस तरीके से उन्होंने गिरफ्तारियां की, सब कुछ हम पीसफुल जमहूरी अंदाज में एहतजाज कर रहे थे। पीटीआई ने अगर पीसफुल जमहूरी अंदाज में जलसा करना है, मैं भी कहता हूं कि उनका हक है, करना चाहिए। बिला वजह रुकावटें नहीं डालना चाहिए, बिला वजह इनको दिन के वो टीवी पे इतना शोर मचाने के मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर इनका इरादा है कि वो कहीं हमला करे जैसे इन्होंने किया है माजी में, जो कि इनका रिकॉर्ड है 2014 से लेके आज तक इनका रिकॉर्ड है कि ये जलसा का नाम लेते हैं, करते कुछ और है। जलसा और धरना का नाम लेके उन्होंने पार्लियामान पे और पीटीवी पे हमला किया। लॉन्ग मार्च और जलसा का नाम लेके इन्होंने पूरा इस्लामाबाद को जला दिया जब वो IMF डील को नेगोशिएट कर रहे थे पिछले हुकूमत में। तो अब ये जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की होगी कि वो फैसला करे कि ये जो जलसा होने जा रहे हैं, अगर ये जमहूरी अंदाज में जलसा ही हो रहा है। सर फाइनली केपी में गवर्नर राज का कोई ऐसा ऑप्शन तो ज़ेरे गौर नहीं है जो हालात अगर वहाँ पे ख़राब होते हैं? अगर
वैसे तो असूली तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इसको एक एज एन एक्शन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट समझते हैं और आज भी एक एज एन एक्शन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट समझेंगे। और सर आप बीइंग इत्तेहादी नून लीग की हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं सर? पंजाब के अंदर भी, सेंटर के अंदर भी, और पंजाब में आपको लूप में लिया जा रहा है? हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जहां तक उनकी मुआशी पॉलिसीज है उस पर तनकीद तो मैंने उस दिन भी कहा था पार्लियामेंट में कि ऑपोजिशन तो वैसे ही हर चीज पे तनकीद करते आ रहे हैं, लेकिन उस पे इत्तेहादियों भी मुझ समेत तनकीद करते आ रहे हैं, उनके अपने मेंबर्स भी। लेकिन आजकल जो उनके अपने फिगर्स दिखा रहे हैं कि आखिरकार हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से, पिछली हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से, इस हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से, वजीर आजम की ये सियासत को कुर्बान करना और मईशत को बचाना की मौक़िफ़ की वजह से अगर इन्फ्लेशन हैज कम टू सिंगल डिजिट्स इवन बिफोर देन एक्सपेक्टेड, तो इस बात का मैं तारीफ भी करता हूँ और मैं समझता हूँ हम सबको करना चाहिए। इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं बिलावल साहब आप? जब तक ये हुकूमत है जेल में ही देख रहे हैं उन्हें? डिफेंस के खान साहब ने सियासत करना है या नहीं? अभी तक तो मैं वो सियासत नहीं देख रहा हूँ। उसने बगावत कभी करना है किसी एक इदारे के खिलाफ, किसी दूसरे इदारे के खिलाफ। उसने हाल ही में एक ट्वीट निकाल दिया जिसका मुझे आज तक कोई जस्टिफिकेशन या जवाब नहीं मिला कि क्या उसने ट्वीट किया या नहीं। चाहे उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हमारा एक अदारा के चीफ जस्टिस के खिलाफ और चीफ अवामी स्टाफ के खिलाफ, बतौर खान साहब की अपना मौक़िफ़ जो वज़ीर आज़म था कि आपको इल्जाम लगाने से पहले सबूत पेश करना चाहिए। एंड इस मौके पे, जिस मौके पे ये ट्वीट आया, मैं इतना एम्फेसाइज नहीं कर सकता। मैंने भी उस दिन भी कहा था पीटीआई वालों को कि इतना मुश्किल से हमने एक सियासी स्पेस बनाया जिससे हम इन पीटीआई वालों को कमेटी में बैठा रहे थे और उनसे इनपुट भी ले रहे थे, मगर अगर उस दौरान इस किस्म का बयान आएगा तो वो स्पेस भी ना सिर्फ बंद हो जाएगा मगर शायद वो मोटिवेट करेंगे हुकूमत को कि अब वो मजीद जल्दी के साथ और उनके इनपुट के बगैर ये कानून साजी और आइन साजी की तरफ बढ़े। बहुत शुक्रिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त के। नाज़रीन आप गुफ्तगू सुन रहे थे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, जिनका कहना है कि सीओडी के मुताबिक यानी मिसाक जमहूरियत के मुताबिक ही, उसी विजन के मुताबिक एक आइनी अदालत कायम की जाएगी और इस हवाले से आइनी तरमीम जल्द पार्लियामेंट में पेश कर दी जाएगी। प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक और अहम सियासी डेवलपमेंट के हवाले से। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आइनी तरमीम के नाम पर जहां हुकूमत तालिबान की बालादस्ती की जंग लड़ने का दावा कर रही है, वहां इसी मामले पर हुकूमत की अपोजिशन से सियासी जंग भी जारी है। गुज़िश्ता इतवार को मुजद्दा आइनी तरमीम से मुतालिक हुकूमत को जिस सुबकी का सामना करना पड़ा, अब उस डैमेज कंट्रोल के लिए ये बीड़ा पीपल्स पार्टी ने उठा लिया है और आइनी तरमीम के मिशन को मनतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए होमवर्क शुरू किया जा चुका है। इसमें सबसे बड़ा इम्तिहान इस नंबर गेम को पूरा करना है जो मौलाना फजल रहमान की हिमायत के बगैर पूरा नहीं हो सकेगा। इनके बकौल उनको और पीपल्स पार्टी को दी जाने वाली आइनी तरमीम के मुसव्वदे की कॉपी से मुतालिक भी कि यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो एक जैसी है, जबकि मुजद्दा आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी आइनी तरमीम को आइन की तदफीन करार दे रही है। ये आइन की तदफीन का बिल है, डिसमेंबरमेंट बिल है, ये तो बेइंतहा खतरनाक है। उसके अंदर जो धोखाधड़ी के तरीक़ेकार हैं उनको फिर से आज़ाद किया जाए, 63A को भी ख़त्म किया जाए कि लोग किसी पार्टी के हों, वोट किसी पार्टी को, ताकि लोगों को ख़रीदा जा सके। हुकूमत किसी किस्म का मुसव्वदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही। गालिबन एक कॉपी उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी थी और फिर आखिर खुदा करके एक कॉपी उन्होंने हमें भी मुहैया की। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि उनकी कॉपी और हमारी कॉपी एक जैसे होगी या उसमें कुछ फ़र्क होगा। वो अदालती ढांचा इस तरह तश्कील दे रहे थे कि मुखालिफिन की गर्दनज़दरी करे और अपने मफादात के लिए उसको इस्तेमाल करे। दूसरी जानिब हुकूमत सियासी मामलात में भी आला अदलिया की मुदाखलत को किसी तौर पर खातिर में लाने को तैयार नहीं है। हाल ही में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की वजाहत के बावजूद भी हुकूमत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी अक्सरियत को हकीकत में बदलने का इरादा भी नहीं रखती और इस मिशन में बज़ाहिर हुकूमत को इलेक्शन कमीशन का भी पूरा ताउन हासिल है। तो कि
सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने अपनी वजाहत में इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने पर नताइज से भी खबरदार किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी टस से मस नहीं हुआ है। आज भी इलेक्शन कमीशन का इस मुतालिक एक इजलास हुआ जिसमें कानूनी राय ली गई और इस इजलास को एक बार फिर पीर तक मौखिर कर दिया गया। इससे कबल मखसूस नशिस्तों से मुतालिक गौर के लिए गुज़िश्ता रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत होने वाला इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास भी बेनतीजा रहा था। अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मुतालिक फैसले में ताखीर के पीछे मुबैना तौर पर हुकूमत की जानिब से मुसलसल दी जाने वाली हल्ला शेरी भी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल उस वक्त सामने आई जब खुद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक खत लिखकर इलेक्शन कमीशन को यह कहा था कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था, जो अब काबिल इतलाक नहीं, अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा और पहले वाले एक्ट से बाला होगा। उनके बकौल ये उनकी राय नहीं बल्कि इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं। और अब इस अहम खत के बाद आज एक और अहम पेशरफ्त हुई जब कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है, जिसके तहत मुजाहिर तहरीक इंसाफ का नामो निशान ही मिट गया है। नई पार्टी पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर किया गया है और इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया था। कौमी असम्बली एलामिया के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं, जबकि MQM पाकिस्तान के 22, काफ लीग के 5, IPP के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर 20 मखसूस नशिस्तों के सिवा 213 अरकान हैं, जबकि अपोजिशन बेंचेस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 80, JUI के 8, PTI के हिमायत याफ्ता 8 आजाद अरकान, PK मैप, BNP मेगल और MWM का एक मेंबर है। अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद एक आजाद रुकन ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 5 मखसूस नशिस्तें दी गई थी, ताहम मखसूस नशिस्तें गिनती में शामिल नहीं हैं। कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 23 मखसूस नशिस्तों के बगैर 313 है। खाली और मुतनाज़ा 23 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के बाद तादाद 336 हो जाएगी। क्योंकि हुकूमत पार्लियामान में तो तहरीक इंसाफ के वजूद को ही मिटाने के दर पे है, लेकिन अवामी सियासत में तहरीक इंसाफ आज भी सबसे मकबूल पार्टी मानी जाती है, जिसकी मुमकिन मिसाल कल भी सामने आ सकती है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में अपना सियासी पावर शो करने जा रही है। और इस सियासी मुहिम को भी रोकने के लिए पंजाब हुकूमत हर मुमकिन हरबे इस्तेमाल करती दिख रही है। पहले लाहौर जलसे की इजाजत देने से मुतालिक लेतोलाल से काम लिया गया और अब जब इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन वो भी मशरूत और कड़ी शराइत के साथ। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 44 शराइत के साथ लाहौर जलसे का NOC जारी कर दिया गया है और अब जलो पार्क के ग्राउंड में जलसे की इजाजत दे दी गई है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने PTI के जलसे के लिए शराइत आयद की है कि अली अमीन गंडापुर अपने बयानात पर मुआफी मांगे और मुआफी ना मांगने पर NOC मनसूख किया जा सकता है। पंजाब हुकूमत का अपनी शराइत में मजीद कहना था कि जलसे में किसी इदारे, किसी आला शख्सियत के खिलाफ बयानबाजी की इजाजत नहीं होगी। गो के पंजाब हुकूमत ने PTI को जलसे की इजाजत तो दे दी है, लेकिन इस मुतालिक इस्लामाबाद जलसे की सूरत हाल को जहन में रखते हुए बानी PTI खबरदार भी कर रहे हैं, जिनके बकौल मीनार पाकिस्तान पर जलसा ना करने दिया गया तो एहतजाज होगा। जबकि एक रोज कबल वो जेल भरो तहरीक की भी धमकी दे चुके हैं। बानी PTI ने अडयाला जेल में साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि लाहौर में जलसे की इजाजत ना दी गई तो जलसे को एहतजाज में बदल देंगे। 1.5 साल से लाहौर में जलसा नहीं करने दिया जा रहा। जमहूरियत तबाह करने का मतलब आजादी खत्म करना होता है। जलसा करना हमारा आईनी हक है। बानी PTI का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत और आजादी को बचाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। इलेक्शन से पहले भी जलसा नहीं करने दिया गया और अब भी रोका जा रहा है। बानी PTI ने यह इल्जाम भी लगाया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग की टीम का हिस्सा है। उनकी जो भी दरखास्तें हैं वो सुनी जा रही है और हमारी मुस्तरद हो रही है। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएं कि जलसा कल जो लाहौर में होने जा रहा है, पहले जरा उसकी बात कर लेते हैं, फिर दीगर मैटर्स की तरफ आते हैं। लाहौर में इजाजत तो आपको दे दी गई है, लेकिन शराइत बड़ी कड़ी रखी गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में की जाने वाली तकरीर के ऊपर अपनी माफ़ी मांगे, तब जाके आपको मजीद जो है वो इजाज़त दी जा सकती है जलसा करने की। मांगेंगे माफ़ी इस्लामाबाद के जलसे के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली जुबान के ऊपर? पहली बात तो यह है कि जिस जगह पे उन्होंने हमें दिया है वो इतनी बदतरीन और दूर दराज की जगह है जहाँ सिंगल रोड जाती है। जो कुछ उन्होंने हमारे साथ संजानी में किया वही वहाँ किया, और फिर पता नहीं कल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट रात को बंद हो जाएंगे या नहीं, इसका फैसला तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस्लामाबाद में जो कुछ उन्होंने किया था वो सब आपके सामने।
दूसरी बात यह है कि 18 ग्रेड का एक डीसी डिप्टी कमिश्नर को ये किसने अख्तियार दिया है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को वो ये शराइत रखे कि जनाब तुम आओ और यहाँ आके माफ़ी मांगो। वो पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा सरबराह है या वो एक आईनी सरबराह है जिसको ये अख्तियार दिया गया है कि वो जा करके इस तरह के एम्पावर करे। ये जो गुलाम बना दिया गया है ना इन्होंने इस ब्यूरोक्रेसी को, और जिस तरह की ये गुलामी सर कर वो रहे डीसी हैं अपना नहीं कह उनका रहा कि मुझसे ट्रिब्यूट माफी भी। मांगे, वो रियासत से माफी मांगने की बात हो रही है, वो उन सियासी शख्सियात से माफी मांगने की डीसी बात को हो रही है। किसने अख्तियार दिया है? डिप्टी कमिश्नर का अख्तियार जरा आप पढ़ लें, उसके पास किसने अख्तियार दिया है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव सर ये तो आपको ऑफ भी द पता है कि प्रोविंस, जो कि एक इंडिपेंडेंट। डिप्टी कमिश्नर ने किसके कहने पे किया होगा? पंजाब हुकूमत के कहने पे सारा कुछ हुआ है। पंजाब हुकूमत ने ओके किया है तो जाकर डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया है। कहे ना पंजाब हुकूमत क्या रिप्रेजेंट करता है? डिप्टी कमिश्नर करता है उसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है उसको। ये बेईमानों का टोला सारे इकट्ठे होके इन्होंने इस मुल्क के रियासत का बेड़ागर कर दिया है, आइन और कानून की पामाली कर दी है, एक्सीड कर रहे हैं अपनी जुरिस्डिक्शन को, इसको पुलिस स्टेट बना दिया है। इस जुल्म बर्बरियत का माहौल जो उन्होंने पूरे पंजाब में कायम कर रखा है वो सब आपके सामने ही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको किसी ने अख्तियार दिया है, ना ही वो वजीर आला माफ़ी इनसे मांगेगा। ये उनका अपना एक जुरिस्डिक्शन है, उनका एक प्रेरोगेटिव है कि वो क्या बात करते हैं और क्या नहीं करते। तो जो क्या यहाँ इसे इत्तेफाक संजानी में समझा जाए हमारे कि साथ किया वो संजानी किया। में भी मवेशी मंडी, लाहौर के अंदर भी मवेशी मंडी, ये कोई खास आपको इसके पीछे कोई डिजाइन लग रहा है या इत्तेफाक हो सकता है? नहीं, ये डिजाइन है ना, इन बेईमानों को डर है, वो खौफ है कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इनका वो डर खौफ जो पैदा करने की ये कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी इस तरह की हरकतें की हैं और अभी भी वही कर रहे हैं। इस्लामाबाद के जलसे के लिए भी पिछले बहरहाल 6 महीने से आपको पता है जो कुछ भी कर रहे थे। बहरहाल जलसा होगा और आप कह रहे हैं कि भरपूर तरीके से होगा, चाहे वो जहां पर भी जगह आपको लाहौर के अंदर अलॉट करते हैं। जी इंशाल्लाह भरपूर जलसा होगा, जाएंगे हम, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे और इंशाल्लाह ताला भरपूर जलसा करके हम इनको दिखाएंगे। पैदल जाना पड़ा, मोटरसाइकिल्स पे जाना पड़ा, जिस तरीके से भी जाना पड़ा लोग पहुंचेंगे। पूरी अवाम, कौम, लोग इस वक्त इमरान खान रिलीज के लिए, इन माशी दहशतगर्दों से जान खुलासी के लिए और ये इंसाफ और जो कानून की पामाली जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक भरपूर एहतजाज के लिए इंशाल्लाह पूरी कौम इकट्ठी होगी और पीटीआई के वर्कर्स हर जगह से वहाँ पहुंचे। सही है। अच्छा ये बताएं शोएब शाहीन साहब के कुछ दीगर आइनी मामलात हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो आइनी तरमीम हुकूमत ने लानी है और उस वाले से कोशिशें गवर्नमेंट भरपूर तरीके से कर रही है, लेकिन आइनी तरमीम चैलेंज ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसको गालिबन रोकने के लिए आज जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून में तब्दीली की गई है और चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया गया है कि नंबर 3 जज के बजाय वो किसी को भी उठा के बेंच के अंदर शामिल कर सकते हैं कमेटी के अंदर, और उन्होंने शामिल कर भी लिया है जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह पर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को। तो आपको क्या लग रहा है मकसद इसका, जो कि आप वकील भी हैं और तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय है इस पर, ये क्या हुआ है सारा? देखिए ये डिसऑनेस्टी है, ये बदमाशी और बेईमानी है जो पिछले 1 साल से ये फूले नहीं समाते थे कि हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ले आए हैं और किंग नहीं होना चाहिए चीफ जस्टिस को, मर्जी का बेंच नहीं बनाना चाहिए जी, सीनियर मोस्ट 3 जजेस लगा दिए हैं। अब अगर आपने यही करना था, वो चीफ जस्टिस को एक यानी अपनी मर्जी का जज बना के जो चाहे वो अपनी मर्जी से कर ले, 2 वोट उसके हो गए और तीसरा जज फिर बैठाया किस लिए? हुसोएवर में भी सीनियर मोस्ट जजेस दो और चीफ जस्टिस वो फैसला करें। लेकिन इन लोगों को ये बेईमानी सरेआम कर रहे हैं, जिसको चोरी नहीं डाका जनी बल्कि कहेंगे, और जिस अंदाज से ये चल रहे हैं और जो किरदार इस वक्त नाइंसाफी की बदतरीन मिसालें कायम कर रहे हैं काजी फाइसा साहब, मुझे उस पर बहुत ज्यादा अफसोस है। उनको चाहिए था कि अगर उन्होंने ये कर भी दिया है तो आप उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसको आपने अपहोल्ड किया है, आप उसी जज को आप कंटिन्यू करें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करता है, जो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ऑलरेडी सीनियर मोस्ट है, उसमें इर्रिस्पेक्टिव कौन कौन है नाम लिए बगैर हुसोएवर में भी आपने अगर वही किंगशिप देनी है उसी चीफ जस्टिस को, तो फिर आपने ये सारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया किस लिए? आज 1 साल से जो कुछ आप बातें करते थे, यानी रात की तारीकी में और अंधेरे में तो जो इंसाफ के निजाम पे हमला करना था, जो कि आप फिर करेंगे, उसके लिए राहें मुतय्यन कर रहे हैं, हमवार कर रहे हैं, ताकि काजी साहब एक तो वो आर्टिकल 63A की वो केस लगा दें फौरी तौर पर। एक तो इनको ये तकलीफ है
कि वो जब रास्ते में रुकावटें खत्म हो जाएंगी, बंदे उठाएंगे, जाकर डंप करेंगे और उनसे रात की तारीकी में उनकी फैमिलीज को उठाएंगे, उनकी और बीवी को वैसे भी उठाएंगे, आज जो उनके नंबर बच्चों को गेम जारी उठाएंगे। हुई है कौमी असम्बली की तरफ से, कल स्पीकर ने खत लिखा पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसके बाद फिर आज नंबर गेम जारी कर दी अपडेटेड कौमी असम्बली की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो आपके 80 अरकान हैं उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में काउंट किया गया है, बाकी 8 आपके अरकान को आज़ाद डिक्लेयर किया गया है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर की बेईमानी है, ये सरेआम जो कुछ डाकाजनी और चोरी ये कर रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ पर्दे डालने की बात है। देखिए, फुल कोर्ट ने फैसला कर दिया है, फुल कोर्ट ने, और उस फुल कोर्ट के फैसले के ऊपर जिस तरह से ये उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं और जिस अंदाज से ये हरकतें कर रहे हैं, ये कोर्ट ने आज से 4 दिन पहले एक फैसला दे दिया है, आप उस पर भी अमल दरामद नहीं कर रहे, पहले पे भी नहीं कर रहे। ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और ये सारी हरकतें शो कर रही हैं कि इस मुल्क में ना इंसाफ हो, ना कानून हो, ना आइन हो। इन बेईमानों को, इन तो फिर शोएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ बज़ाहिर इस वक्त एक बेबसी की तस्वीर बनी नजर आती है, चूंकि तहरीक इंसाफ जो है ये तमाम जो हुकूमती प्लान्स हैं उन्हें रोकने के लिए तहरीक इंसाफ के पास कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये सेटबैक हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ के मुफादात को बड़ा नुकसान नहीं होगा इससे, जब ये सारा कुछ हो जाएगा जो गवर्नमेंट कर रही है और बड़ी कामयाबी से वो अपने पत्ते लगा रही है? देखें, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा, ये समझने की जरूरत है। ये पूरे पाकिस्तानियों के हुकूक के ऊपर डाका डालने की कोशिश है। पाकिस्तानी जिसको उठाएं, जिसको नेशनल सिक्योरिटी का नाम देकर इल्जाम लगा ले, खा कोई भी शख्स हो, वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। जिसको चाहे उठा ले जाएं, आर्टिकल 8 के खत्म होने के बाद उस पे डिबेट जारी है कि आर्टिकल 8 के अंदर तरमीम की जाती भी है या नहीं की जाती तो किस एक्सटेंट तक की जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो आपके सियासी मुफादात की अगर मैं बात करूं, आपके सियासी फायदे की बात करूं, तो उसमें तो आप सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि जी मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस आ जाएंगे, वो आते ही इलेक्शन का ऑडिट करेंगे, इलेक्शन खोलेंगे, नून लीग की छुट्टी हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें लगता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक होती हुई नजर नहीं आ रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट प्लान कर रही है चीज़ों को। देखें, आपको याद होगा सज्जाद अली शाह को लगाया था, सुप्रीम कोर्ट आज खुद खड़ी हो गई थी, उन्होंने उठा करके उसके खिलाफ फैसला दिया, उनको कहा नहीं सीनियर मोस्ट जज को बनाओ। क्या हुआ था उसके बाद? आपके सामने ही है ना। वही सुप्रीम कोर्ट आज जो काजी साहब मिनॉरिटी में बैठे हुए हैं और वो अपनी नाइंसाफियों के जरिए अपने आप अपना प्लान बता देना, आपके पास क्या प्लान है इस सारी हुकूमती प्लान को नाकाम बनाने के लिए? आप भी मौलाना फजल रहमान पे तकिया किए बैठे, लेकिन अब तो वो मौलाना फजल रहमान से बात आगे निकल गई है। वो तो अब आपके तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उन पे नकब लगाने की तैयारी हो रही है गालिबन। पहली बात तो यह है कि हम पूरी तरह तैयार बैठे हुए हैं तहरीक चलाने के लिए। तहरीक इंसाफ फरवरी से ऑनवर्ड तैयार ही है, अभी तक वो तहरीक हमें नजर नहीं आ रही, बस सिर्फ अब ये दावे सुन रहे हैं फरवरी से ऑनवर्ड आज तक कि हम तहरीक के लिए तैयार हैं। नहीं, हमने शुरू कर दी है। आज कल देखा है ना, हमने कह दिया था कि जो भी ये करें हमने जलसा करना है और इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, नंबर 2, वकला तहरीक शुरू हो चुकी है कल से, वो आपने देख लिया है। अब पूरे पाकिस्तान में वकला तहरीक आपको नजर आएगी, वो भी इनिशिएट हो गई है। नंबर 2। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद इस सारी जो कुछ ये कारस्तानियां कर रहे हैं, उन्होंने इसको डिफेंड करना है, इनको खत्म करना है। वजह उसकी क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने कसम उठा रखी है लोगों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने की, आइन को प्रिजर्व करने, उनको प्रोटेक्ट करने की, और लोगों के हुकूक को उनके दहलीज तक पहुंचाने की। लिहाजा ये जो भी रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे, ये सारी रुकावटें खत्म होनी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त अगर अपने वजूद को बरकरार रखना है, जो कि आपके सामने नजर आ गया है, काजी साहब ने फुल कोर्ट बनाई थी ना, क्या हुआ? फुल कोर्ट, काजी साहब की राय थी फुल कोर्ट बनाई जाए इस इशू के ऊपर, मखसूस नशिस्तों के ऊपर। फुल कोर्ट का फैसला आ चुका है, काजी साहब की मिनॉरिटी में वो चले गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये नाकाम और नामुराद भी होंगे। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन की, जिनका कहना है कि कल हर सूरत में लाहौर के अंदर जलसा होगा, हुकूमत इजाजत दे या ना दे। मुआफ़ी की जहां तक बात है तो अली अमीन गंडापुर किसी सूरत मुआफ़ी नहीं मांगेंगे, बल्कि जलसे के अंदर शरीक होंगे। जलसे की इजाज़त ना दी गई तो यही जलसा एहतजाज में बदल सकता है। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून
बदल दिया गया है एक ऑर्डिनेंस के जरिए, और उस ऑर्डिनेंस के आते साथ ही कमेटी भी जो है जो पहले से तश्कील दी गई थी उसमें रद्दोबदल कर दी गई है। इसका असल मकसद क्या है, ब्रेक के बाद बात करेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में आईनी तरमीम से मुताल्लिक हुकूमत भरपूर तौर पर मुतहर्रिक दिखाई दे रही है और बज़ाहिर ये तासुर मिल रहा है कि मुक़न्नना और अदलिया आमने सामने आ खड़े हैं। आज ही हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बनने वाली कमेटी में रद्दोबदल का इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया है। अहम बात यह है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने दस्तखत के बाद प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी भी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सेक्शन 2 में एक झेली शिक शामिल की गई है, जिसके तहत कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा सीनियर प्यूनल जज और एक चीफ जस्टिस का नामजद करता जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सेक्शन 3 में तरमीम की गई है, जिसकी झेली शिक 2 के तहत और आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत किसी भी मामले पर समाज से खबर मुफाद आमा की वजूहात देना होंगी। ऑर्डिनेंस में सेक्शन 7A और 7B को शामिल किया गया है। सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्म के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसे उसकी वजूहात देना होगी। दिलचस्प तौर पर हुकूमत की जानिब से लाए गए ऑर्डिनेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट भी मुतहर्रिक हुई और इस पर फौरन अमल भी शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 3 रुकनी कमेटी बना दी, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया गया है, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर इस कमेटी के रुकन नहीं रहे। इस मुतालिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हकूक के मुकदमात का जायजा लेती है। 3 रुकनी जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। जराये का कहना है कि 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। इस अहम पेशरफ्त पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि आज जो तरमीम की गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए, क्या मकसद नजर आ रहा है? टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। एक तरफ आईनी तरमीम का शोर है कि आईनी तरमीम आने वाली है, एक तासुर ये है कि ये इसलिए कंपोजिशन चेंज की गई है कमेटी की कि आईनी तरमीम चैलेंज ना हो सके। ऐसा ही है या कुछ और इसकी वजूहात हैं? देखिए, ये तो अब ज़ाहिर बात है, हुकूमत की तो बहुत ख्वाहिशें होंगी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस जो मौजूदा हुकूमत के हम ख्याल हैं उनको मजबूत किया जाए, क्योंकि 12 जुलाई के बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फईद साहब बेबस नज़र आए, ख़ासकर केसेस की फिक्सेशन में। वो जिस किस्म के केसेस लगाना चाह रहे थे, जिस जल्दी में लगाना चाह रहे थे, मेजॉरिटी जजेस उसको अप्रूव नहीं कर रहे थे। इस वजह से अब जो है वो चीफ जस्टिस को ये एम्पावर किया गया कि वो एक जज अपनी मर्ज़ी का शामिल करेगा। तीसरा, पहले जैसे मुनीब अख्तर थे, तो अब वो जो कमेटी बनी है फ़ौरन अभी सदारती रेफरेंस की सही भी नहीं ऑर्डिनेंस जो है वो बिल्कुल, और वो ऑर्डिनेंस जो ही अभी मैं उसके साथ ही जो है वो कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो एक तासुर है कि काजी फैसल साहब के हम ख्याल जज हैं, उनको जो है वो कमेटी का हिस्सा बनाया गया और सीनियरिटी में वो 5वें नंबर पर है। 5वें नंबर पर। इससे पहले जो कमेटी के अंदर जो रूल था वो ये था कि चीफ जस्टिस के अलावा नंबर 2 और नंबर 3 उसमें होते थे। बिल्कुल यही बात है। और अब नंबर 3 की जगह नंबर 5 को उठा लिया गया। देखिए, नंबर 2 और नंबर 3 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आइन में, यानी आइन में लिखा हुआ है कि नंबर 2 और 3 होंगे। जुडिशल कमीशन में खैर ज़्यादा हैं, 5 जजेस हैं। तो यहाँ जो है वो जैसे मुनीब अख्तर और काजी फैसल साहब का एक बड़ी सारी एक्टिविटी का, देखिए, एक तो ये है कि जैसे मुनीब अख्तर और काजी फैसल साहब के ताल्लुकात हमेशा कशीदे ही रहे हैं 2019 से, जब से सदारती रेफरेंस आया। तो हम देखते हैं कि जब जस्टिस काजी फैसल और वो किसी बेंच में भी हिस्सा रहे तो तलखी रही उनकी बेंच के दौरान भी। तो मुनीब अख्तर साहब के साथ कंफर्ट नहीं थे काजी साहब। हुकूमत ये जान चुकी थी कि इन मामलात में जो है वो, और मुझे ये लग रहा है कि कल जो कमेटी की मीटिंग थी, जजेस वेट कर रहे थे, तो काजी साहब घर चले गए और मीटिंग नहीं हो सकी। और आज कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई कमेटी, और मीटिंग के लिए बताया जा रहा है कि आज था मीटिंग 5 बजे, तो जस्टिस मंसूर अली शाह अवेलेबल नहीं थे, तो अब मंडे को होगी। हुकूमत का मकसद क्या है? हुकूमत का इस वक्त जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हमारा जो जुडिशल पैकेज का प्लान है वो कामयाब हो, और ताकि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने, और जो है वो हम यानी एक रिटायर्ड जज को भी चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दें। अब देखना है उस पर मौलाना साहब बार जो है वो रेजिस्ट कर रही हैं कि नहीं, जो जज हो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का उसकी भी रिटायरमेंट एज 65 साल हो।
तो मेरा ख्याल है उससे मसला हल नहीं होता। अब जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि 63A के हवाले से रिव्यू जल्दी लग रहा जी है, हाँ, उसके अलावा अगर आप देखें तो स्पीकर भी फिर जुड़ा है जाके इसी तरमीम के साथ। बिल्कुल, स्पीकर भी वो वैसे नहीं आ रहा, उसका कोई खास मकसद नजर आ बिल्कुल, रहा है। ताकि वो वोट काउंट हो सके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी वो फायदा गवर्नमेंट को देगा जी जो भी हो। तो स्पीकर भी कह रहे हैं कि हमें वो सीटें दें जो पहले सीटें हमें अलाट हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो बड़ा वाज़ है। मंसूर अली शाह साहब अगर बन जाते हैं चीफ जस्टिस तो फिर शायद दोबारा इन्हें तरमीम करनी पड़ेगी इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर। फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही नहीं है, 184(3) खत्म कर चीफ दीजिए। जस्टिस से ये ताकत अगर नहीं है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है बन जाती है फिर तो फिर क्या, बात ही नहीं फिर तो मेरा ख्याल है कि फिर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की हैसियत जो है वो बिल्कुल, क्योंकि एक आम केसेस होंगे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही जो है वो आईनी मामला देखेगी। तो मेरा ख्याल है कि उसका कोई जो पॉलिटिक्स रेगुलेट अगर करनी हुई तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अंडरमाइन कर रहा है। अमूमन क्या होता है, प्रैक्टिस क्या होती है अमूमन, कोई जब एक्ट बंद क्या आता है तो देखिए अमल दरामद। देखें, कहीं आपने दुनिया में देखा है कि आर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जो मामलात है उनको रेगुलेट किया जाता है? ये तो ऐसा है मामला, एक चले प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट हो गया, उसमें वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को नहीं इफेक्ट कर रहा था। या अफरीदी साहब को क्यों स्किप किया गया होगा इसमें से, वो चौथे नंबर पर थे। बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो उतने हम ख्याल नहीं है, वो बड़े बहुत ज़्यादा उनका वो ये था कि वो डिसेंट करेंगे। माजी में वो बेंच में भी बैठ के ये सब कुछ जो चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, ज़ाहिर है जजेस तो बड़ा कीनली सारी सूरत हाल को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि सारी जो इस वक्त आईनी तरामीम या जो भी पैकेज आ रहा है, टारगेट जो है, हदफ है, वो ज़ाहिर है हमारी आला अदलिया उसका टारगेट है। और जजेस जो है उनकी क्या सोच है, आपकी ज़राए क्या कहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, जजेस तो शाख में हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर, उसमें चीफ जस्टिस को अब मजीद एम्पावर किया गया। चीफ जस्टिस की अप्रूवल के बगैर ज़रा ज़्यादा चीज़ें करना भी बड़ा मुश्किल है। इवन फुल कोर्ट मीटिंग जो है अगर करनी हुई, बज़ाहिर ये लग रहा है काफ़ी फीसद सुप्रीम कोर्ट में मिनॉरिटी में है, लेकिन फुल कोर्ट मीटिंग को बुलाने के लिए भी चीफ जस्टिस बुला सकता है। अब सारे जजेस क्या उसमें देखना है, रूल्स में तो नहीं लिखा हुआ कि अब रूल्स जो बन रहे हैं उसमें यह है कि जुडिशियल कमीशन में तरमीम अगर चैलेंज होती है सर, बिलफर्ज ये तरमीम आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज करनी है तो ये 3 रुकनी कमेटी ही फैसला करेगी ना, फुल कोर्ट में लगाना है या लगाना भी है, नहीं लगाना, सारा यही होना है, बेंच यही डिसाइड करना है। तो अब ये है कि मुझे लग रहा है कि लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब जजेस की तरफ से देखते हैं कि उनकी तरफ से इन रिस्पॉन्स क्या होता है। एक डिटेल जजमेंट अभी रहती है मखसूस नशिस्तों की, उसमें देखते हैं कि क्या लिखते हैं वो। सही है, बहुत शुक्रिया असनाद वाली साहब, आपने ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।